नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी लाइव। मैं हूं आपके साथ समीका राठौर। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का नया अभियान आज से ऑपरेशन दलित की होगी शुरुआत। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। यूपी में दलित वोटरों पर मजबूत पकड़ करने में बीजेपी जुटेगी। तो देखिए, आज से बीजेपी का ये बड़ा अभियान उत्तर प्रदेश में शुरू होने जा रहा है। ऑपरेशन दलित की आज से शुरुआत होगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसमें शामिल होंगे। यूपी में दलित वोटरों पर पकड़ मजबूत करने में भारतीय जनता पार्टी जुटेगी। देखिए, 2027 में विधानसभा के चुनाव होने और इसी के पहले अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी ये नए अभियान की शुरुआत कर रही है। ऑपरेशन दलित की इसमें शुरुआत कर रही है ताकि तमाम दलित वोटर्स को बीजेपी खुश कर सके और अपने पक्ष में ला सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसमें शामिल होंगे और यूपी में दलित वोटरों पर पकड़ मजबूत करने में भारतीय जनता पार्टी जुटेगी। इस तरह से जातिवाद की राजनीति लगातार उत्तर प्रदेश में होती है। इसी के चलते अब ये अभियान जो है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शुरू किया जा रहा है। चलिए, खबरों में आगे बढ़ेंगे। पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन की जयंती पर लखनऊ में एक आयोजन हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सीएम योगी ने विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके कामों को याद किया। इसी पर एक रिपोर्ट आप देखिए। पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन यानी बाबूजी की 90वीं जयंती पर लखनऊ के हजरतगंज में एक बड़ा आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। सीएम योगी ने बाबूजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर विनम्र श्रद्धांजलि दी। इस आयोजन में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य और कई बड़े नेता मौजूद थे। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि बाबूजी ने 7 दशक तक राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई। चाहे वो लखनऊ के सांसद के तौर पर हो, बिहार और मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में या फिर एक कार्यकर्ता के रूप में, उन्होंने हमेशा जनता की सेवा को सबसे ऊपर रखा। भारत माता के एक ऐसे सपूत जिन्होंने लखनऊ प्रदेश और देश की राजनीति में लगभग 7 दशक तक अपनी एक मजबूत पहचान बना करके रखी। बहनों और भाइयों, कठिन होता है सार्वजनिक जीवन में सम और विषम परिस्थितियों का सामना किए बगैर एक पार्टी, एक विचारधारा और जीवन भर राष्ट्रवाद के मूल्यों का अनुसरण करते हुए लगातार कार्य करने की एक निष्ठा। अगर आप देखेंगे स्वर्गीय लालजी टंडन जी के व्यक्तित्व में और उनके कृतित्व में ये सब दिखाई देता है। 7 दशक तक वे किसी न किसी रूप में लखनऊ में, प्रदेश में और देश की राजनीति में उनकी एक प्रभावी उपस्थिति रही। अपने मूल्यों और आदर्शों से अपनी मर्यादाओं का पालन करते हुए आगे बढ़ता है तो उसे शिखर तक पहुंचने में भी देर नहीं लगती। और यही स्वर्गीय लालजी टंडन जी के व्यक्तित्व में हम सबको देखने को मिलता था। लखनऊ में एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में, एक स्वयंसेवक के रूप में, लखनऊ नगर पालिका परिषद और लखनऊ नगर निगम के पार्षद के रूप में, और फिर लखनऊ से विधान परिषद सदस्य और फिर विधायक के रूप में, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में, लखनऊ के लोकप्रिय सांसद के रूप में उनकी सार्वजनिक छवि को, आम जनमानस के साथ उनके संवाद को, हर एक के सुख दुख में सहभागी बनने के उनके जज्बे को सबने देखा है, सबने महसूस किया है। इस मौके पर लालजी टंडन फाउंडेशन की ओर से कई जन कल्याण कार्यक्रमों की बात भी सामने आई। बाबूजी के बेटे और पूर्व मंत्री
स्वर्गीय आशुतोष टंडन की याद में भी लोगों ने श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सीएम योगी ने कहा, बाबूजी ने हमेशा गरीबों और पीड़ितों की मदद की। कोई भी हो, किसी भी दल का हो, अगर उनके पास जाता था टंडन जी के लिए, फिर उसके लिए पार्टी की सीमाएं बाधा नहीं बनती थी, उसकी मदद जरूर करते थे। हर पीड़ित की मदद करने के लिए खड़े रहते थे। एक संवेदना उनके मन में दिखती थी, लेकिन अपने मूल्यों और अपने आदर्शों से कभी विचलित न होकर के हर समय दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना। और यहाँ के सार्वजनिक जीवन में मंत्री के रूप में, सांसद के रूप में उनकी इस झलक को सभी लोगों ने महसूस किया। और जो झलक उनकी यहाँ पर थी, वही राज्यपाल के रूप में, जब एक संवैधानिक प्रमुख के रूप में किसी राज्य के अंदर वे गए, बिहार के अंदर या राजस्थान के अंदर, दोनों जगह उन्होंने उसी मजबूती के साथ आम जन के साथ एक संवाद बनाने का काम किया था। राजभवन जनता के द्वार इस अभियान के साथ जुड़ करके उन्होंने इस व्यवस्था को एक मजबूती प्रदान करने का काम किया है। आज सरदेव टंडन जी की 90वीं जयंती है। स्वाभाविक रूप से लखनऊ वासियों के लिए, प्रदेश वासियों के लिए और बिहार और मध्य प्रदेश में जहां राज्यपाल के दायित्व का निर्वहन करते हुए उन्होंने अपनी सेवाएं दी, उन सभी के लिए टंडन जी का व्यक्तित्व और कृतित्व आज भी एक नई प्रेरणा बनी हुई है। मैं इस अवसर पर, जब आज हम उनके 90वीं जयंती के कार्यक्रम में उनका स्मरण कर रहे हैं, उनके स्मृतियों को मैं नमन करता हूं। प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बाबूजी की जयंती का ये आयोजन सिर्फ एक समारोह नहीं, बल्कि उनकी विरासत को जीवित रखने का वादा है। लखनऊ की गलियों में बाबूजी की यादें आज भी जिंदा हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों के लिए एक और बड़ा फैसला लिया है। अब 100 क्विंटल से ज्यादा गेहूं बेचने पर सत्यापन की जरूरत नहीं होगी। इस कदम से किसानों को गेहूं बेचने में बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही गेहूं खरीद में योगी सरकार नए रिकॉर्ड बना रही है। इसी पर एक रिपोर्ट देखिए। योगी सरकार ने किसानों की राह आसान कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लेते हुए 100 क्विंटल से ज्यादा गेहूं बेचने पर सत्यापन की बाध्यता को खत्म कर दिया है। अब किसान अपने अनुमानित उत्पादन के लिए 3 गुना तक गेहूं बेच सकते हैं, बिना किसी कागजी झंझट के। खाद्य विभाग ने सत्यापन प्रक्रिया को भी इतना सरल कर दिया है कि अभिलेखों की छोटी छोटी गलतियां अब रास्ते में नहीं आएंगी। योगी सरकार के इस फैसले का असर दिख रहा है। 1 मार्च से शुरू हुए गेहूं खरीद अभियान ने 27 दिनों में रिकॉर्ड बना दिया और अब तक 38,000 किसानों ने 2 लाख मीट्रिक टन से भी ज्यादा गेहूं खरीद लिया। और अब तक 38,000 से ज्यादा किसानों का 2 लाख मीट्रिक टन से भी ज्यादा गेहूं खरीदा जा चुका है। पूरे प्रदेश में 5,790 क्रय केंद्रों पर खरीद सुचारू और पारदर्शी तरीके से चल रही है। वहीं 3,77,000 से ज्यादा किसानों ने पंजीकरण कराया है। मोबाइल क्रय केंद्र भी गांव-गांव जाकर किसानों के खेत में गेहूं तौल रहे हैं। वहीं योगी सरकार की नीतियों ने मंडियों में किसानों का भरोसा लौटाया है। वहीं न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,425 रुपए प्रति क्विंटल पर खरीद हो रही है और 48 घंटे के भीतर ही पैसा सीधे किसानों के खाते में पहुंच रहा है। छुट्टियों में भी क्रय केंद्र खुले रखे गए हैं ताकि किसानों को कोई दिक्कत ना हो। ये सब कुछ दिखाता है कि योगी सरकार किसानों के हित में कितनी संवेदनशील है। योगी सरकार का यह अभियान न सिर्फ किसानों की जेब भर रहा है, बल्कि मंडियों में भी रौनक ला रहा है। अब सवाल ये है कि क्या ये गति पूरे सीजन बरकरार रहेगी? किसानों का कहना है कि ऐसी नीतियां ही उन्हें आत्मनिर्भर बनाएंगी।
उम्मीद है कि ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और देखिए, गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर रिमॉडलिंग के काम शुरू हो गया है। अगले कुछ हफ्तों तक यहां तीसरी लाइन जोड़ने और आधुनिक सिस्टम लगाने का काम चलेगा। इस दौरान कई ट्रेनों का संचालन बाधित रहेगा। इसी पर एक रिपोर्ट आप देखिए। गोरखपुर जंक्शन, जो सबसे लंबे प्लेटफॉर्म के लिए मशहूर है, अब और आधुनिक होने जा रहा है। 12 अप्रैल से रीमॉडलिंग का काम शुरू हो गया है। 12 से 26 अप्रैल तक प्री नॉन इंटरलॉकिंग का काम होगा और 27 अप्रैल से 3 मई तक नॉन इंटरलॉकिंग का। इस दौरान गोरखपुर से गोरखपुर कैंट तक की डबल लाइन में तीसरी लाइन जोड़ी जाएगी। यानी अब इस रूट पर 3 लाइनें होंगी, जिससे ट्रेनों का संचालन और आसान होगा। गोरखपुर रेलवे स्टेशन की रिमॉडलिंग की जा रही है और इसके लिए 12 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल के बीच में प्री एनआई का कार्य किया जाना है और 27 अप्रैल से लेकर 3 मई तक एनआई का यानी कि नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य किया जाएगा। इस दौरान जो गोरखपुर रेलवे स्टेशन से कैंट रेलवे स्टेशन को लाइन जाती है, अभी डबल लाइन है, उसमें तीसरी लाइन का कनेक्शन हो जाएगा, यानी कि गोरखपुर कैंट और गोरखपुर के बीच में तीसरी लाइन ऑपरेशनल हो जाएगी। इसके साथ ही डोमिनगढ़ के लिए जो तीसरी लाइन बननी है उसका प्रोविजन कर दिया जाएगा। नकहा जंगल के लिए डबल लाइन जानी है उसका प्रोविजन कर दिया जाएगा। और सबसे बड़ा जो इसमें कार्य हो रहा है वो ये है कि जो अभी रूट रिले इंटरलॉकिंग सिस्टम है, ये इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में परिवर्तित कर दिया जाएगा, जिसके लिए नया भवन बनकर तैयार है। और ये जो पूरी व्यवस्था है यार्ड में ट्रेनों के संचालन की, ये काफी आधुनिक हो जाएगी और जो ट्रेनों का आवागमन है सुगम होगा। इतना ही नहीं, डोमिनगढ़ तक तीसरी लाइन का प्रोविजन भी तैयार किया जा रहा है। साथ ही ननकहा जंगल तक डबल लाइन बिछाने की योजना पर काम होगा। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव है रूट रिले इंटरलॉकिंग सिस्टम का। अभी तक स्टेशन पर पुराना रूट रिले सिस्टम था, जिसे अब हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में बदला जा रहा है। इसके लिए नई बिल्डिंग बनकर तैयार है। इस सिस्टम से ट्रेनों का संचालन पहले से ज्यादा तेज, सुरक्षित और सटीक होगा। यार्ड में ट्रेनों की पूरी व्यवस्था अब वर्ल्ड क्लास होगी। ये जो नई व्यवस्था है इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की, इसके माध्यम से कंप्यूटर स्क्रीन्स लगे रहेंगे और माउस के क्लिक पे रूट सेट होगा, जो कि अभी मैनुअल किया जाता है। तो इसमें जो मैनुअल करने में कहीं ना कहीं मानवीय त्रुटियों की संभावना ज्यादा रहती है, वो कम हो जाएगी। प्लस जो नई व्यवस्था है उसमें कोई भी एडिशन या अल्ट्रेशन जब भी करना रहेगा तो वो करना आसान रहेगा। और सबसे बड़ी बात कि गोरखपुर यार्ड की आपको पता है रीडेवलपमेंट का कार्य चल रहा है और ऐसे में यार्ड भी उसी के अनुरूप हो, डिजिटल हो। और यार्ड के बीच में जो एक आरआरआई बिल्डिंग कहीं ना कहीं बीचों बीच में यार्ड के है, वो हट जाएगी और प्लेटफॉर्म नंबर 9 के साइड चली जाएगी। तो ओवरऑल जो गोरखपुर में मूवमेंट है ट्रेनों का, वो काफी बेहतर होगा आने वाले टाइम में। जिस प्रकार से यात्रियों की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है, इस साल भी अगर देखें 24-25 में पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 18% से ज्यादा यात्रियों की संख्या बढ़ी है। ऐसे में उनके लिए ज्यादा ट्रेनें सुचारू रूप से चल सकें, तो उसके लिए भी यह कार्य रिमॉडलिंग का बेहद आवश्यक है। ये काम गोरखपुर जंक्शन को अगले 50 सालों की जरूरतों के हिसाब से तैयार किया जाएगा, लेकिन इस रीमॉडलिंग का असर ट्रेनों पर भी पड़ेगा। 12 अप्रैल से 3 मई तक वंदे भारत समेत 50 से ज्यादा ट्रेनें रद्द होंगी। कई ट्रेनें गोमती नगर या नंगकहा जंगल से चलेंगी, जैसे गोरखपुर लखनऊ इंटरसिटी और गोरखपुर कोलकाता एक्सप्रेस जैसी बड़ी ट्रेनें प्रभावित होंगी। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वो यात्रा से पहले ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक करें। गोरखपुर जंक्शन पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय है और यहाँ हर दिन 90,000 से ज्यादा यात्री आते जाते हैं। तीसरी लाइन और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से स्टेशन की क्षमता बढ़ेगी और बिहार, नेपाल और पूर्वांचल के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। रेलवे का कहना है कि ये काम पूरा होने के बाद गोरखपुर जंक्शन न सिर्फ आधुनिक होगा, बल्कि देश के टॉप स्टेशनों में भी शुमार होगा। गोरखपुर जंक्शन का ये कायाकल्प रेलवे के लिए बड़ी उपलब्धि है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बदलाव यात्रियों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। ट्रेनों के रद्द होने से अभी कुछ दिक्कतें जरूर हैं, लेकिन उम्मीद है कि ये मेहनत भविष्य में रंग लाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।
और देखिए, लखनऊ के बख्शी का तालाब थाना क्षेत्र में मवई खातरी गांव में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर बड़ा बवाल हो गया। सरकारी जमीन पर प्रतिमा लगाने के विरोध में गांव के दो पक्ष आमने सामने आ गए। बात इतनी बिगड़ी कि पथराव हुआ, पुलिस पर हमला हुआ और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लखनऊ के बख्शी का तालाब थाना क्षेत्र के मवई खातरी गांव में जमकर बवाल हुआ, जो लखनऊ कलेक्ट्रेट से 36 किलोमीटर और बीकेटी मेन रोड से 1 किलोमीटर अंदर है। 3 दिन पहले गांव के एक पक्ष ने सरकारी स्कूल के सामने ग्राम समाज की जमीन पर बिना इजाजत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगा दी। इस बात से गांव का दूसरा पक्ष भड़क गया। दोनों पक्षों में पहले तो बहस हुई, फिर झगड़ा बढ़ गया। देखते ही देखते लोग सड़कों पर उतर आए। सूचना मिलते ही बीकेटी, इंटौजा, महिंगवा, मड़ियाव और महिला थाने की पुलिस के साथ पीएससी की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी भड़क गए। उन्होंने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। इस हमले में महिला इंस्पेक्टर मेनका सिंह समेत 6 लोग घायल हो गए हैं, जिनके सिर फट गए हैं। हालात बेकाबू होते देख पुलिस को 5 राउंड आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। इसके बाद भी गांव में तनाव बना रहा, लेकिन पुलिस ने धीरे धीरे माहौल को काबू में कर लिया। इस बीच बीकेटी के विधायक योगेश शुक्ला भी गांव पहुंचे। उन्होंने दोनों पक्षों से बात की और शांति की अपील की। गांव वालों का कहना है कि प्रतिमा सरकारी जमीन पर लगाई गई है, जिसे लेकर कुछ लोगों की आपत्ति है। दूसरा पक्ष इसे अपनी आस्था का सवाल बता रहा है। पुलिस ने बताया कि ग्राम प्रधान के प्रस्ताव पर प्रतिमा लगाई गई थी, लेकिन बिना अनुमति के इस मामले में पुलिस ने गाँव के प्रधान को हिरासत में ले लिया। अभी जांच चल रही है कि आखिर विवाद की जड़ क्या थी। मवई खातरी में ये पहला मौका नहीं है जब ऐसी घटना हुई हो। पहले भी सरकारी जमीनों पर मूर्तियां लगाने के मामले आ चुके हैं। पुलिस ने गांव में अतिरिक्त फोर्स तैनात कर दी है ताकि कोई और बवाल न हो। डीसीपी नॉर्थ जोन ने कहा कि हालात अब काबू में हैं और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। ये घटना बताती है कि आस्था और जमीन के सवाल कितने नाजुक हो सकते हैं। सवाल ये है कि क्या बातचीत से इस तनाव को पहले ही खत्म किया जा सकता था। गांव का माहौल अब शांत हो रहा है, लेकिन लोग चाहते हैं कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। उम्मीद है कि जांच में सच सामने आएगा और मवई खातरी में अमन लौटेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और देखिए, अयोध्या से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। एक युवक ने अपनी पत्नी और 5 साल के मासूम बेटे को बेरहमी से हत्या कर दिया और इसके बाद जो शवों को छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अयोध्या से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई, जहां शुक्रवार की रात एक युवक ने अपनी पत्नी और 5 साल के बेटे की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि उसने पहले बांके से अपनी पत्नी का गला काटा, पास में सो रहे मासूम बेटे को उठाकर जमीन पर पटक पटक कर मार डाला। इसके बाद वो दोनों शवों को झोपड़ी में छोड़कर रात में ही फरार हो गया। ये खौफनाक वारदात अयोध्या के नगर कोतवाली क्षेत्र के बछड़ा सुल्तानपुर गांव की है। इस हत्याकांड का खुलासा तब हुआ जब परिवार का बड़ा बेटा घर लौटा। उसने अपनी मां और छोटे भाई के शव खून से लथपथ देखे। बच्चे ने दहशत में आसपास के लोगों को बुलाया और सारी बात बताई। इस घटना से गांव में हड़कंप मच गया और नगर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अयोध्या के एसएसपी राजकरण नैयर ने बताया कि हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी पति की तलाश में पुलिस की टीमें छापेमारी कर रही है और उसके कुछ रिश्तेदारों और आसपास के लोगों से भी पूछताछ शुरू हो गई है। वहीं प्रारंभिक जांच में घरेलू विवाद को हत्या की वजह माना जा रहा है। कोतवाली नगर में आज सुबह एक सूचना प्राप्त हुई थी मर्डर की, जिसमें प्रथम दृष्टया देखने में जो समझ में आ रहा है, जो बड़े बेटे के द्वारा बताया गया है कि रात में उसके माता पिता के बीच में झगड़ा हो रहा था और उसके बाद जो पति है उसने अपनी पत्नी को पे बांके से वार करके उसकी हत्या कर दी है। पति भाग गया है। पति के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई है। 2 टीमें रवाना हो गई हैं। उम्मीद है जल्द ही पति को पकड़ के पूछताछ में जो भी आगे तथ्य आएंगे आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। गांव में मातम का माहौल है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि कोई इतना क्रूर कैसे हो सकता है। मासूम बच्चे की हत्या ने हर किसी का दिल दहला दिया है।
पुलिस ने इलाके में गश्त बढ़ा दी है ताकि कोई और गड़बड़ी न हो। आरोपी के फरार होने से लोग डरे हुए हैं और पुलिस से उसे जल्द पकड़ने की मांग भी कर रहे हैं। यह हादसा बताता है कि छोटे छोटे झगड़े कितने खतरनाक रूप ले सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या समय रहते बातचीत और समझदारी से ऐसी त्रासदियों को रोका नहीं जा सकता था। एक मासूम की जान और एक परिवार का उजड़ना हर किसी को झकझोर रहा है। उम्मीद है कि पुलिस जल्द ही आरोपी को पकड़ लेगी और पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सूर्या समाचार के साथ। नमस्कार।